बहस हुई है, जो भी तथ्य पेश किए गए हैं, वो कहीं से भी नहीं लगता है कि वो एक बेस बना पा रहे हैं ये बताने के लिए कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी के वक्त क्या सबूत आपके पास मौजूद थे, कौन सा वो हवाला कनेक्शन था जिसकी बिना पर आपने गिरफ्तार किया, क्या था वो मनी ट्रेल, ये अभी तक साबित नहीं हो पाया है। तो लग रहा है यहाँ पूरा का पूरा केस केजरीवाल के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। फैसला क्या होगा इसका इंतजार हमें रहेगा, लेकिन अभी तक जिस तरह की जिरे बहस हुई है उससे तो कम से कम ये लगता है बड़ा ही रोचक मुकाम पर पहुंच चुकी है। और आज की जो बहस है बेसिकली जो एएसजी ने खासतौर पर की, उन्होंने लॉ पॉइंट्स की बजाय सर्कमस्टेंशियल चीजों पर करने की कोशिश की, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बहुत ज्यादा कमी है आज की, अगर आप पूरी कार्रवाई को देखेंगे तो। आज जहां पर बात आके अटकी हुई है वो केवल दो ही चीजें, एक है रीजंस टू बिलीव, कि मैं इस भरोसे पर बात कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, या काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, और दूसरा है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। जब रीजंस ऑफ बिलीव, रीजंस टू बिलीव की बात करेंगे कि जिसके आधार पर आप भरोसा कर सकते हैं, उस पर ज्यादा फोकस है। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट को लेकर के एएसजी साइड स्टेप कर रहे हैं। कारण साफ है, क्योंकि वो सारा का सारा जो चाहिए एक इतने एक सेंसिटिव केस के अंदर, ये कोई पीएमएलए का केस है, कोई मजाक नहीं है, और एक ये सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ केस है। जिस तरीके से बार बार अदालत जो बात कह रही है, जो सिंघवी जो बात कह रही है, और सिंघवी की तो देख पूरी प्ली केवल एक बात पे है कि इन्होंने रेड्डी की 9 स्टेटमेंट्स का जिक्र नहीं किया और केवल एक का जिक्र कर रहे हैं। यहीं पर आकर ईडी फंस जाती है, ईडी के पास कोई जवाब ही नहीं इससे निकलने। और ये फैक्ट भी है कि जब 9 स्टेटमेंट्स आई, जिसका बार बार वहां पे अदालत भी बार बार क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रही थी, बड़ा एक्टिव बहस हो रही है एक तरीके से। कल भी बड़ी एक्टिव बहस हुई थी जिसमें जजेस लगातार पार्टिसिपेट कर रहे थे, और आज भी वही स्थिति हुई कि रीजंस टू बिलीव अपनी जगह है, आप ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताइए। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट का नाम आते ही ईडी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। देखिए इस केस के अंदर 2-3 चीजें हमें समझनी पड़ेगी। जो पिछले कुछ समय में जो ईडी के केसेस में, पीएमएलए के केसेस में, यूएपीए के केसेस में लगातार कोर्ट्स ने देखा है, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट का जो रुख रहा है वो बहुत कड़ा रहा है, क्योंकि कारण साफ है, देश के अंदर एक नैरेटिव बन गया है कि एजेंसीज का मिसयूज किया जा रहा है, और एजेंसीज किसी भी बात पर, चाहे कोई कितना ही सीनियर जर्नलिस्ट हो, कैसा ही कुछ भी हो, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट दिए बिना, आपने देखा होगा परवीर प्रकाश वाले केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि आपका ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं दिया आपने, हाउ कैन यू अरेस्ट समबडी। और इस केस के अंदर भी जो सारी जिरह फंसी हुई है बुशरा जी, जो प्लस पॉइंट निकल के आ रहा है केजरीवाल का, वो यही आ रहा है कि रीजंस टू बिलीव, ठीक है आप मानते रहिए जो कुछ मानना है, उसी चीज को मैं किसी रूप में देख सकता हूं, आप किसी रूप में देख सकते हैं, तीसरा व्यक्ति किसी रूप में देख सकता है। और जब रीजंस टू अरेस्ट की बात आएगी, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट की बात आएगी, तो सॉलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। आज आपने देखा कि एएसजी ने साफ साफ कहा कि हवाला कनेक्शन है। हवाला कनेक्शन है तो फाइल पे लाइए ना, कहां है हवाला कनेक्शन, कहां कौन कौन कैरियर्स है, किसने यूज किया, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आज जो ईडी है उनके वकील के गले की फांस बनती जा रही है। और इसी बात का आनंद ले रहे एक तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी, वो जिन बात पे बात कर रहे हैं उनका तो एक ही पॉइंट बहुत है कि साहब देखिए किसी व्यक्ति ने इस मामले में 10 स्टेटमेंट दी, ही इज टॉकिंग अबाउट रेड्डी, वो 9 स्टेटमेंट्स का जिक्र क्यों नहीं है साहब, एक स्टेटमेंट का जिक्र क्यों है। और फिर वो उसी बात पे आ जाते हैं कि उस 9 के अंदर केजरीवाल का नाम नहीं था, एक में केजरीवाल का नाम था, उसको उन्होंने शामिल कर लिया, 9 को उन्होंने साइड स्टेप कर दिया। और ये बहुत सॉलिड पॉइंट है, बहुत ही सॉलिड पॉइंट है, इसका कोई डिफेंस ईडी के पास नहीं है। तो मुझे लगता है आज की जो बहस है, जो आज जिस तरीके से जिस दिशा में जा रही है, पहली बार मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ईडी का केस कमजोरी की तरफ जा रहा है। जो जजेस सवाल पूछ रहे हैं, जो जिरह लॉ पॉइंट्स के ऊपर कर रहे हैं अपना अभिषेक मनु सिंघवी, उस पर ईडी कहीं ना कहीं डिफेंसिव होती दिखाई दे रही है। और ये केंद्र सरकार और जो सॉलिसिटर जनरल और इनकी पूरी टीम है, उनके लिए ये चिंता का विषय हो सकता है, ना केवल इस केस में बल्कि हेमंत सोरेन वाला केस भी आज सुनवाई नहीं हो पाई उस पर, अब 21 को आएगा वैकेशन बेंच के सामने। तो इसमें जो कुछ फैसला आएगा उसकी बियरिंग भी 100% हेमंत सोरेन के केस में भी जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है इसका असर ना सिर्फ हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया के इसमें भी इसको साथ में लिया जाएगा, क्योंकि शराब नीति घोटाला मामले में वो भी जेल के अंदर हैं। और लग रहा है पूरा मामला जिस तरह की जिरे बहस हो रही है, जिस तरह की बातें कही जा रही है, खासतौर पे एसजी राजू की तरफ से जो बातें कही गई, अब तक कोई भी एक ऐसा वैलिड पॉइंट पेश नहीं किया गया है जिसको आधार बनाकर ये कहा जा सके
कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी और जब उनको गिरफ्तार किया गया तो पर्याप्त सबूत मौजूद थे। उन सबूतों को आधार बनाकर, उस मटेरियल को आधार बनाकर उनको गिरफ्तार किया गया। अभी तक ना कोई मनी ट्रेल, ना ही कोई इस तरह के सबूत पेश कर पाई है ईडी, जिसकी बिना पर यह कहा जा सके कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया है और ये कहा है कि उनकी गिरफ्तारी लीगल है। आपको पता ही है कि 1 जून तक अंतरिम जमानत पर है अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाए हुए हैं। वो लखनऊ से लेकर, पंजाब से लेकर, दिल्ली से लेकर तमाम जगहों पर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आड़े हाथों भारतीय जनता पार्टी को ले रहे हैं। और जरा सोच लीजिए आप कि जिस तरह की दलिश की जा रही हैं ईडी की तरफ से, ईडी के वकील एएसजी की तरफ से, क्योंकि वो वही कह रहे हैं जो ईडी ने उनको कहा है, और वो वहां पर जो अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं, अगर ये इलीगल साबित हो जाती है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, तो फिर आप ये सोचिए ये पूरा का पूरा चुनाव किस तरह से पलट जाएगा, जो अभी अरविंद केजरीवाल की सिर्फ अंतरिम जमानत पर ही पूरी तरीके से बदला हुआ एक तरह का पूरा सिनेरियो नजर आ रहा है। अमलेंदु उपाध्याय जी, अभी शायद लाइव लो पर कुछ अपडेट्स नहीं आ पा रही हैं। हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है अब तक, जो जब से ये आज सुनवाई शुरू हुई और अब तक क्या महत्वपूर्ण सबसे बातें रही हैं जिस पर आपको लगता है कि ये केस पूरे तरीके से एक तरह से ना सिर्फ कमजोरी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि अरविंद केजरीवाल को इसमें पूरी तरीके से एज मिल रही है? देखिए बुशरा जी, जो महत्वपूर्ण बात है वो महत्वपूर्ण बात यही है कि जो धारा 19 है पीएमएलए एक्ट की, उसके ऊपर आकर के पूरी बहस टिकी हुई है कि पीएमएलए एक्ट में ईडी को गिरफ्तार करने की जो शक्तियां हैं और उसके साथ साथ क्या उसके कर्तव्य हैं, उन पे आकर के बहस टिक गई है। ईडी को गिरफ्तार करने की शक्तियां हैं, इससे कोर्ट ने इनकार नहीं किया कि आपको शक्तियां, आप गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन जब आप गिरफ्तार करेंगे तब आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी, आपके पास आधार क्या है, इसके आधार पे आपको गिरफ्तार करना होगा कि आपने बरामद क्या किया है। महत्वपूर्ण चीज़ इस पे कुल मिलाकर के बहस पूरी आकर के यहीं टिक गई है कि जब आप गिरफ्तार कर रहे हैं उस समय गिरफ्तार करते समय जो अपराध की आय है वो आय बरामद होनी चाहिए। महत्वपूर्ण सवाल ये, सवाल इसमें नहीं है कि इस व्यक्ति ने चोरी की होगी और चोरी करके इसने पैसा कमा लिया होगा, वो पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया होगा, बच्चों को दान कर दिया होगा, विदेश भेज दिया होगा। ये आपने जो अब सोच लिया कि ऐसा हो सकता है पर ये केस नहीं बनेगा, ये इस केस में ऐसा है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इस पे आकर के होना चाहिए। और ईडी जो अब तक दलील पेश कर रही थी बुशरा जी, उसमें सारी दलीलें यही थी कि ऐसा हो सकता है, इन्होंने ऐसा किया होगा, इसका परिणाम ये हो सकता है, पैसा यहाँ से आया होगा, वहाँ चला गया होगा, वहाँ खर्च हो गया होगा, इस तरीके से उन्होंने बनाने की कोशिश की। इसी को जो था वो पकड़ लिया अभिषेक मनु सिंघवी ने, और उन्होंने कहा भी कि जो एसजी की तरफ से जो दाखिल किया गया है हलफनामा, उसकी जो आखिरी लाइन है वो पूरी तरीके से इस केस के खिलाफ चली जाती है, यानी ईडी उसमें डिफेंसिव हो जाती है, वो सारे तर्कों को अपने ही खारिज कर देती है। कुल मिलाकर के सारी चीज़ें यहीं आकर के टिक गई हैं और अभिषेक मनु सिंघवी के जो तर्क हैं वो भी तर्क इसी पे हैं। और लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो ईडी से सवाल किए गए वो सवाल यही थे, बाबा यही कहा गया कि आपने जब गिरफ्तारी की तो उस समय आपके पास क्या आधार था, आप अदालत को ये बताइए कि इस पर ईडी की तरफ से बार बार कहा गया कि आईओ को शक्ति है। उनका ठीक है, आईओ को शक्ति है, आईओ जो सोच सकता है कि उसने क्या हुआ, लेकिन आईओ सोच सकता है तो सोचने से ही काम नहीं चलेगा, उसने बरामद क्या किया वो होना चाहिए। और ये चीज़ नहीं कि आपने साहब ठीक है आपने सोचा था, आपने गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तारी के बाद ये बरामद हो गया, जिस समय गिरफ्तारी हुई है उस समय आपके पास क्या था। तो यहीं आकर के ईडी फंस रही है, चूंकि ईडी अभी तक ये नहीं बता पाई है कि अरविंद केजरीवाल को जिस समय गिरफ्तार किया गया उस समय अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या सबूत थे और क्या आपने बरामदगी की, यानी पैसा आपने क्या बरामद किया जो कि उस संबंधित अपराध से आए थी। ये ईडी को बताना है, जो ईडी बताने में अब तक विफल रही है बुशरा जी। जी बिल्कुल, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा किया गया होगा और वैसा किया गया होगा, इसके आधार पर कोर्ट नहीं चलता है। कोर्ट तो तथ्यों के आधार पर चलता है, आपको तथ्य पेश करने पड़ेंगे। आपने कोई ऐसे ही किसी गली के आदमी को नहीं, बल्कि आपने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर पर इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जिसमें आपने कहा है कि शराब नीति घोटाला मामले में किस तरह से हवाला के जरिए पैसे लिए गए, गोवा इलेक्शन और आंध्रा की यहाँ पर बात की जा रही है, हवाला के जरिए 100 करोड़ की बात की जा रही है। कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, एक नहीं तीन जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो जेल गए, जिनमें से एक जेल से बाहर हैं, और संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन को देखते हुए 1 जून तक उनको जमानत, यहाँ पर अंतरिम जमानत दी गई है। आप ऐसे मामले में इफ्स एंड बट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप यहाँ पर कोई मजबूत तथ्य पेश
पेश नहीं कर पा रहे हैं। और ईडी का साफ तौर पर यह कहना कि ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित नहीं है, कल उन्होंने ये सफाई दी, इसी में ही अगर अंडरलाइन पढ़ी जाए तो साफ तौर पर यह है कि मामला राजनीति से प्रेरित है। और यही बात लगातार केजरीवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं और यही बात उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। हेमंत जी, कहां जाता हुआ देख रहे हैं अब आप इस केस को, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि प्लीज नोट वन पैरा ऑफ मनीष सिसोदिया, पैरा 20, इट टॉक्स ऑफ सेक्शन 19 सेफगार्ड्स। जस्टिस खन्ना ने फिर कहा है प्लीज वेट फॉर अ सेकेंड एंड ऑर्डर हैज टू बी साइंड। तो मुझे लग रहा है कि अब ऑर्डर इस मामले में साइन किया जाएगा। इस पूरे मामले को अब कहां जाता हुआ देख रहे हैं आप? नहीं बुशरा जी, वो जो कह रहे हैं ऑर्डर हैज टू बी साइन, वो किसी और केस, बीच बीच में कागज आते रहते हैं, बीच बीच में और तमाम कागज आते रहते हैं बेंच के सामने, वो एक सेकंड के लिए इस तरह की चीजें होती है। जहां तक आपने सवाल पूछा, एक बेसिक चीज क्या है इस पूरे केस को लेमन की भाषा में समझने के लिए कि ये पूरा केस है क्या। इसमें कहीं भी पहले दिन, आपके दर्शकों के लाभ के लिए मैं बता दूं, पहले दिन से जो स्ट्रेटेजी थी वो यही थी कि इसमें केवल जमानत तक इसको सीमित ना किया जाए, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में इस तरह के केसेस सालों साल चलते रहते हैं। उसमें कोई, आपको पता है, कोई रिलीफ और क्या पता नहीं कब चार्ज फ्रेम होंगे, कब क्या हुआ, कितनी गवाहियां हुई। तो इसमें एक नई स्ट्रेटेजी निकाल करके लाए अभिषेक मनु सिंघवी, और वो ये था कि मेरे क्लाइंट यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो अरेस्ट है वही गैरकानूनी है। उन्होंने जमानत कभी मांगी नहीं, जमानत तो उनको मिल गई। अब आज जो बहस हो रही है, जो लगातार इस केस में आप देखेंगे 7वीं बहस आज ये, जब अरविंद केजरीवाल को जब एंटीसिपेटरी वो दी गई थी अपना इंटरिम बेल, 5 बार तब बहस हुई थी, कल फिर बहस हुई और आज फिर बहस हो रही है। 7वीं बार बहस हो रही है इस मामले पे। यहां पर ईडी फंसी किस चीज पे है बुशरा जी, वो समझना पड़ेगा। एक लेमन की भाषा में कहें, कोई भी अपराध जब किया जाता है, कथित अपराध, उसमें बेसिकली 2 चीजें होती है, खासतौर पे जो फाइनेंशियल अपराध जिसको व्हाइट कॉलर क्राइम बोलते हैं। एक, आपकी रिकवरी क्या है, पहली बात, और दूसरा जो आपकी मनी ट्रेल क्या है, अगर कोई है तो। इस केस में ना तो कोई अभी तक रिकवरी है एक नए पैसे की भी, आप तो कह रहे हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है। किसी भी एक्यूज से, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे ये हो, चाहे संजय सिंह हो, एक नए पैसे की रिकवरी ईडी ने आज तक नहीं दिखाई है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब रिकवरी नहीं दिखाई तो मनी ट्रेल भी उस तरीके से इस्टेब्लिश नहीं है, लिंक्स इस्टेब्लिश नहीं है, तो हवाई फायर चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केवल साधारण सवाल ये पूछा कि आप उनकी गिरफ्तारी का आधार बताइए। ईडी इस बात पर बगले झांक रही है सुबह से, दोपहर बाद से। कारण क्या है कि ना तो वो दोनों चीजें हैं, ना तो कोई रिकवरी है, ना मनी ट्रेल है। केवल आईओ को यह लगा कि मुझे गिरफ्तारी करने का अधिकार है और मैंने कर लिया। दिस कैन नॉट बी ए ग्राउंड, और यहीं पर ईडी फंस रही है और इसी के ऊपर अभिषेक मनु सिंघवी लगातार खेल रहे हैं। अगर आपने सारी की सारी बहसें देखी, आज 7वीं बार जो बहस हो रही है केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के, जो सबसे सॉलिड पॉइंट है वो यही है कि आपकी काइट फ्लाइंग से काम नहीं चलने वाला है। ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, वहां पर पैसे यूज कर लिए, 5 स्टार होटल में रुके, दिस इज ऑल काइट फ्लाइंग। अगर उसकी भाषा में, कानून की भाषा में कहें, कानून क्या देखता है? कानून सबूत देखता है, कानून आधार देखता है कि किस बेसिस पे आपने कोई भी इस तरह का एक्शन लिया है। तो अभी तक जो बेंच का जो रुख दिख रहा है, बेंच अभी तक इस बात पे कन्विंस नहीं लगती है कि जो ईडी कह रही है, यानी कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, गिरफ्तारी का आधार, उस पर अभी तक जो है, जो बेंच है, वो कन्विंस नहीं लग रही है। जिस तरह के सवाल वो पूछ रहे हैं जस्टिस खन्ना और दूसरे जज भी, और उसके बावजूद ईडी साइड स्टेप कर रही है, कभी इधर कभी उधर। और अभिषेक मनु सिंह भी उनको उसी बात पे पकड़ रहे हैं कि साहब 10 स्टेटमेंट है, 9 में मेरे वकील का जिक्र नहीं है, एक स्टेटमेंट में जिसमें जिक्र आया उसी को इन्होंने आधार बना लिया। तो वो तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं अभिषेक मनु सिंह भी, तो क्योंकि ईडी इस मामले में कमजोर दिखाई दे रही है, तो जो अभिषेक मनु सिंह भी उसको एक ही बात पे पकड़ रहे हैं कि जिस व्यक्ति को वादा माफ गवाह बना करके आपने उनके नाम लिखवा लिया, आपके पास केवल वही आधार है, और कुछ हो तो दिखाइए। वहां ईडी फंस रही है। तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट को लेकर के कन्विंस नहीं। हेमंत जी, और अभी यही समस्या जी बिल्कुल, और हेमंत जी इस पे भी कमेंट चाहूंगी। अभी अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एजेंसी अपने मामले में जज नहीं बन सकती है खुद, इसमें स्वतंत्र सामग्री, स्वतंत्र मटेरियल होना, यानी इंडिपेंडेंट आपके पास वो मटेरियल होना जरूरी है, जिसकी बिना पर आपने ये पूरा केस बनाया है, जिसका आधार बनाया है, जिस पर आपने गिरफ्तारी की है, जिसमें आपने एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में भेजा है। आप खुद अपने मामले में अपने जज नहीं बन सकते हैं, आपको वो मटेरियल पेश करना होगा। तो लगातार यही बातें
कहते हुए नजर आ रहे हैं। और आप ये देखिए कि कैसा आपको लगता है, बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे हेमंत जी, एक सिटिंग मुख्यमंत्री को आप गिरफ्तार कर लेते हैं और आपके पास कोई मटेरियल मौजूद नहीं है, आप कोई मनी ट्रेल साबित नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप उस कानून का जो पीएमएलए की धाराएं हैं उसका इस्तेमाल करके आपको वो अधिकार देती है, आप उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। और अभी तक आप ये सिद्ध नहीं कर पाए हैं कोई भी मनी ट्रेल, मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह से लेकर अरविंद केजरीवाल तक। ये बहुत सीनियर एडवोकेट है और बाहर से पढ़े हुए हैं, पूरे उनका केवल नेशनल एक्सपोजर नहीं है, उनका एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है। तो एएसजी को जिस बात पे वो पकड़ रहे हैं वो उनकी दुखती रग है। और उन्होंने इससे पहले, अगर आपको ध्यान हो, 3:45 के आसपास जब मैं शो पे आ रहा था, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन और कही थी। जब एएसजी को वो काउंटर कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि भारत में कुछ नए तरह के कानून लागू किए जा रहे हैं। ही टुक ए जाइब, बेसिकली ही टुक ए स्वाइप ऑन एएसजी, कि देखिए इस तरह की चीजें भी भारत में होने लगी। तो बेसिकली क्या है कि अरविंद केजरीवाल के जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, उनको एक बात समझ में आ गई है अब क्लियरली, क्योंकि 7वें दिन जब बहस हो रही है तो बार बार जिस बात के ऊपर इस जो ईडी जिटरी हो रही है ना, वो ये है कि ना तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच के जवाब दे पा रही, ना मेटीरियल एविडेंस दिखा पा रही, ना ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट पे उनको कन्विंस कर पा रही, तो केस टिकेगा कहां। और ईडी की मजबूरी क्या है कि इस केस के ऊपर पूरी सरकार की क्रेडिबिलिटी टिकी हुई है, अकेले ईडी की क्रेडिबिलिटी नहीं है। अगर मान लीजिए ये गिरफ्तारी अवैध घोषित हो जाती है, 2 दिन पहले यूएपी के एक बहुचर्चित केस के अंदर आपने देखा होगा, उस केस के अंदर जब जिस तरीके से हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट साथी थे उनको बेल मिली है और उनकी गिरफ्तारी अवैध की गई, तो वो यूएपीए का एक उदाहरण है। और अगर एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जिस आधार पर आपने अरेस्ट किया, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट खुदा ना खास्ता उसको इनवैलिड, इलीगल घोषित कर देता है, तो गवर्नमेंट विल बी लेफ्ट विद नो फेस। और चुनाव के अभी 3 फेस बचे हुए हैं। अब तो केवल इंपॉर्टेंट टाइमिंग क्या रह जाएगी कि पूरे देश की निगाहें केजरीवाल के केस पर टिक जाएंगे आके। इसकी टाइमिंग क्या इंपॉर्टेंट है कि इसका फैसला कब आता है, जो आज हियरिंग चल रही है। मान लीजिए इसका फैसला अगले 1-2 दिन के अंदर आ जाता है या 5 दिन के अंदर आता है, डिपेंड करेगा कितने फेस बचे हुए हैं और उसका 100% इंपैक्ट इस फैसले का, आइदर वे दिस वे और दैट वे, उसका देश के चुनावों पर पड़ना निश्चित है। ईडी की भी चिंता यही है और भारत सरकार की भी चिंता यही है। इसीलिए आपने देखा होगा आमतौर पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इस तरह के केसेस, जो सेंसिटिव केसेस, उन पर टिप्पणियां नहीं करते, लेकिन अमित शाह ने परसों एक टिप्पणी कर दी और जिसको कल इनडायरेक्टली कोर्ट भी किया अभिषेक मनु सिंघवी ने, एक सीनियर मिनिस्टर ये और वो। तो ये उतना साधारण केस नहीं है कि जो ऐसे ही निकल जाएगा, इसके एक एक शब्द की बेयरिंग है, इस केस की प्रोसीडिंग्स की बेयरिंग है, ना केवल देश की जुडिशरी के ऊपर, देश की पॉलिटिक्स के ऊपर भी। क्योंकि अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध साबित होती है तो एक पक्ष है, अवैध साबित होती है तो एक पक्ष है, लेकिन इसके इंपैक्ट हैं और इसको सब समझ रहे हैं। और अभिषेक मनु सिंघवी का अनुभव, उनका जो जितना तजुर्बा इस पूरे मामले में है और जिस तरीके से उन्होंने एक नई स्ट्रेटेजी डेवलप की कि हमें जमानत की बात ही नहीं करनी, हम तो उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करा देंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए फैसला इस पे करेगा और डिटेल्ड स्पीकिंग ऑर्डर आएगा, तो इसकी बेयरिंग जो ट्रायल कोर्ट में केस चलेगा उस पर भी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को तो फैसला देना है केवल गिरफ्तारी पे, वैध है या अवैध है, लेकिन उसमें मेरिट तो डिस्कस होंगी ना। और जब सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में कोई खास फैसला देता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी बेयरिंग ट्रायल कोर्ट के फैसले पर ना हो। ये ईडी की और भी बड़ी चिंता है। तत्कालिक चिंता है चुनाव, कि चुनाव के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। उसके बाद चिंता है कि इस ऑर्डर की बेयरिंग ट्रायल कोर्ट के फैसले पर भी आएगी, ये चिंता है उनकी सबसे बड़ी। जी, और अभी अमलेंदु जी यहाँ पर जिक्र जो है वो मोहम्मद जुबैर का भी किया गया है और यहाँ पर प्रबीर पुरकायस्थ का भी जिक्र यहाँ पर किया गया है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि जब मुझे यानी कि केजरीवाल की गिरफ्तार नहीं, यहाँ पर लिखा है एवरी मटेरियल ईडी हैड व्हेन आई वाज अरेस्टेड वाज ऑफ टाइम बिफोर जुलाई अगस्त 2023। और उन्होंने फिर आगे कहा है कि आप मोहम्मद जुबैर और प्रबीर पुरकायस्थ जो है उनको देखें। ये किस मामले में यहाँ पर इस बात को रखा गया है, जरा समझाइए अमलेंदु जी। और उसके साथ साथ जो अभी और ताजा दलीलें जो पेश की गई हैं अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, उसके बारे में भी बताइए। गिरफ्तारी पे आया है आदेश और उनको रिहा किया गया, उसमें पंकज बंसल केस के हवाला दिया गया कि जब आप गिरफ्तार करते हैं तो आपको अभियुक्त को बताना होगा कि गिरफ्तारी के समय आपने उसको क्यों गिरफ्तार किया है, आपके पास क्या सबूत हैं और गिरफ्तारी का आधार क्या है।
प्रवीर पुरकायस्थ के मामले में हालांकि वो यूएपीए का मसला था, लेकिन उसमें भी उनको ये नहीं बताया गया कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, आपके खिलाफ सबूत क्या हैं और क्या चार्जेस आपके ऊपर हैं, ये नहीं बताया गया। इस केस में भी सर वो बुशरा जी यही है, अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया गया तो अरविंद केजरीवाल को ये नहीं बताया गया कि आप इसमें गवाह हैं, कि आप इसमें अभियुक्त हैं, क्या हैं, आप उसको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है और आपसे हमने बरामद क्या किया है। जबकि ये बताना होगा लिखित में कि हमने आपको गिरफ्तार किया है तो हमने आपसे ये चीज़ बरामद की है, आपके ऊपर ये आरोप है, ये आपके ऊपर चार्जेस बनते हैं, इसलिए हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। ये नहीं किया गया, तो ये उसका हवाला दे रहे हैं और इसी आधार पर बुशरा जी प्रवीर पुरकायस्थ की जो थी गिरफ्तारी को अवैध घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद प्रवीर पुरकायस्थ जो थे वो जेल से रिहा हो गए, उनकी गिरफ्तारी अवैध ठहराई गई। अब यहाँ भी ये केस जिस तक बढ़ रहा है वो केस उसी तक बढ़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी अवैध ठहराई जा सकती है। वो माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर है कि वो क्या आदेश देते हैं क्या नहीं देते हैं, लेकिन ये जिस तरीके से बहस चल रही है उसमें साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये बहस अब उसी दिशा में बढ़ रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध थी। जी बिल्कुल, और जिस तरह की दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी और जिस तरह के एग्जाम्पल्स को कोट कर यहाँ पर वो दलीलें यहाँ पर रख रहे हैं, और इससे पहले क्योंकि हमने एसडी राजू को भी बहुत लंबे वक्त तक सुना, कल भी उन्होंने लगभग 2 घंटे से ज्यादा अपनी बातों को रखा था, और फिर उसके बाद आज की सुनवाई के लिए इसको लिस्ट किया गया कि आज फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, क्योंकि ये बताना दर्शकों को जरूरी है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को ही चैलेंज किया है। उनका ये कहना है उनकी गिरफ्तारी इलीगल है, जमानत उन्होंने अपनी रिहाई को लेकर नहीं बल्कि गिरफ्तारी को ही चैलेंज किया है कि इलीगल है, और जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है कोई सबूत नहीं थे, कोई इसका आधार नहीं था। और यही बात, दोनों मामले अलग अलग हैं। प्रवीर पुरकायस्थ का भी मामला जो यूएपीए के तहत जब उनको गिरफ्तार किया गया तब कोई मटेरियल मौजूद नहीं था और उनकी गिरफ्तारी इलीगल साबित हुई यूएपीए जैसे केस में और उनको रिहा किया गया। सेम एक तरह की बात करें दूसरा ही मामला है, लेकिन बेस वही है कि यहाँ पर भी अगर देखें तो कोई भी मटेरियल जो है गिरफ्तारी के वक्त अरविंद केजरीवाल के मौजूद नहीं था जिसके बिना पर उनको गिरफ्तार किया जाता। यही आधार है जिस पर लगातार बहस करते हुए यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी नजर आ रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इज मोस्ट sacrosanct. Any attempt to violate the right to be informed about ground of arrest follows from 21 mere facts that charge sheet has been filed does not arrest. सिंघवी ने आगे कहा है arrest and detention both are covered. ये जो दलील है, ये जो बातें कही जा रही हैं हेमंत अत्री जी, ये किस तरह का बेस बना रही हैं आगे जो ये मामला जा रहा है उसको लेकर? स्वतंत्रता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, उसमें आप किसी भी तरीके की इंटरफेरेंस करते हैं तो उसका आपको स्टेट को रीजन बताना होगा। केवल इतनी सी बात, आपने इंटरफियर किया, हर एक केस के अंदर क्यों कहता है सुप्रीम कोर्ट या हमारी जुडिशरी के ग्राउंड ऑफ अरेस्ट होना चाहिए? वो कारण इसलिए है कि आपको अपनी डिफेंस का मौका दिया जाए। पहली बात तो अरेस्ट करने के लिए सॉलिड एविडेंस होना चाहिए, और वो कंसर्न आदमी को जो एलिजिबली अभियुक्त बनाया गया है उसको वो बताया जाना इसलिए जरूरी है ताकि वो अपने आप को अदालत में, कोर्ट ऑफ लॉ में डिफेंड कर सके। अब जो अभिषेक मनु सिंघवी भी जो कह रहे हैं, जो परवीर वाला भी केस था उसमें केवल यही बात थी कि आपने अरेस्ट तो कर लिया उनको लेकिन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताए, तो उसमें वो अपने आप को बेचारा डिफेंड करेगा कैसे? सेम इज द केस हियर आल्सो, उसी को अप्लाई कर रहे हैं वो। इसके साथ साथ अभिषेक मनु सिंघवी देखिए बड़े चतुर वकील, वो एक चेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अरविंद केजरीवाल का अकेला केस नहीं है जिसमें ग्राउंड ऑफ अरेस्ट संदिग्ध है। ईडी और केंद्रीय एजेंसियां आजकल उनकी ये प्रवृत्ति बन गई है कि वो यही कर रही हैं, तो वो कोर्ट का कहीं ना कहीं ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहते हैं जो देश का मुख्य राजनीतिक नैरेटिव भी है आजकल। और अब नैरेटिव क्या है कि एजेंसियां अनकन्वीनियंट लोगों को, इनकन्वीनियंट लोगों को इस तरह के केसेस बना करके उसके दे आर पुटिंग देम बिहाइंड द बार्स। उसी सीक्वेंस को बनाते हुए चेन ऑफ इवेंट्स को जोड़ रहे हैं वो, और बेंच को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि केजरीवाल का केस आइसोलेशन में नहीं है, ये एजेंसियां पहले भी ऐसा करती आई है और तब उन्होंने परवीर का नाम लिया और तमाम दूसरे केसेस का उन्होंने रेफरेंस दिया। जो कि ये स्थापित न्याय की वो है, सिद्धांत है कि कभी भी जब आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर गिरफ्तारी का अधिकार है तो अभियुक्त को अपनी रक्षा का भी अधिकार है, अपने बचाव का भी अधिकार है। तो आप अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए मेरे बचाव के अधिकार को नहीं छीन सकते। ये एक नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है ये चीज।
तो इसी का लाभ वो उठा रहे हैं और ईडी को बगले झांकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बिल्कुल। और यहाँ पर अमरिंदर जी सिंघवी ने कहा है कि एक व्यक्ति राघव रेड्डी का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं कि मैंने 25 करोड़ दिए, कोई भी उसकी पुष्टि नहीं करता। 100 करोड़ जो है वो 25 बन जाते हैं। बोयिनपल्ली ने कुछ भी मिलने से इनकार किया है। उनका बयान जो है वो एक तरह से अविश्वसनीय लग रहा है। गिरफ्तारी के आधार पर इसका मूल्यांकन करने का कोई सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पर राघव रेड्डी का जिक्र कर रहे हैं और उसके साथ साथ बोयिनपल्ली, ये एक नया नाम है जिनका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। इसके बारे में कोई जानकारी तो यहाँ पर कहें, क्योंकि ये नाम मैंने पहली बार सुना है। हाँ, ये नाम पहली बार सुना, इतना ही नहीं है बुशरा जी। जस्टिस खन्ना ने यह पूछा कि भाई ऐसा कहा जाता है कि पॉलिसी में बदलाव की जो पृष्ठभूमि थी वो 100 करोड़ रुपए थी, तो इस पर सिंघवी ने कहा कि भाई एक व्यक्ति राघव रेड्डी जो वो कहता है कि मैंने 25 करोड़ दिए, उसकी कोई पुष्टि नहीं करता। पहले 100 करोड़ कहा जाता है, वो 25 करोड़ हो गया। फिर बोयिनपल्ली जो है उससे कुछ भी प्राप्त नहीं किया गया, उसके बयान को अविश्वसनीय डाला गया। चूंकि उससे कुछ बरामद नहीं हुआ तो उसका बयान अविश्वसनीय बता दिया गया। गिरफ्तारी के कारणों की मूल्यांकन करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, मतलब कि कारण जो है उसके प्रश्न नहीं उठता है। फिर कहते हैं कि बुच्ची बाबू की जो है 10 करोड़ की रसीद कहीं आधार नहीं, मतलब कि 10 करोड़ की रसीद कहाँ है उसका कोई आधार ही नहीं है। फिर गोवा में फिर चमनप्रीत सिंह आ गया कि साहब उसने खर्च किया, होटल बुक कराया, लेकिन क्या बरामद हुआ? बरामद कुछ नहीं हुआ, ट्रेसिंग कुछ नहीं है। कहाँ से पैसा आया, कहाँ चला गया, इसकी कोई बरामदगी नहीं है, लेकिन पैसा खर्च हो गया ये बताया जा रहा है। मतलब जो खाता ना बही, ईडी जो कहे वही सही, ये मतलब कहावत जब ये बन गई कि कोई खाता बही नहीं है कि पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, कितना खर्च हुआ, किसके ऊपर खर्च हुआ, किसने खर्च किया, कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन ईडी जो कह रही है वो एकदम सही है। ये आकर के अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना तर्क दिया है बुशरा जी यहाँ पे। जी, और यहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं कि ऑन 30/10/2023 यानी कि 30 अक्टूबर को मैं अक्यूज नहीं था। पहला समन जो ईडी ने जब दिया तो वो हाँ, उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि समन तिथि जो है वो ये थी और ईडी के जवाब में कहा गया कि मैं आरोपी नहीं हूं। 21 मार्च को पेश होने के लिए आखिरी समन 16 मार्च का था और 16 मार्च को मैं आरोपी नहीं था। 5 दिन बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये बता रहे हैं एक सीक्वेंस यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी ने यहाँ पर रखा है कि इस तारीख को मैं अक्यूज नहीं था, इस तारीख को मुझे समन भेजा गया, मैंने उसका जवाब दिया गया और 5 दिन बाद मैं अक्यूज हो गया और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहाँ पर आप ये हेमंत जी, आप ये फर्क देख रहे होंगे कि जब ईडी अपनी बातों को, अपने तथ्यों को रख रही है तो वहां पर बहुत सारी बातें गुमसुम है। ये हुआ था, वैसा हो गया होगा, ऐसा था इसलिए वैसा कर लिया गया। लेकिन जब अभिषेक मनु सिंघवी अपनी बातों को रख रहे हैं तो एक एक पॉइंट जो है वो तथ्यों पर आधारित है। बाकाया तौर पर डेट से लेकर हर चीज का हवाला, लोगों के नाम, कैसे चीजें बदली गई, कैसे वो आरोपी नहीं थे, कैसे वो बन गए, कैसे समन पेश किए गए, ये तमाम चीजें डिटेल्स जो दी जा रही हैं, ये साफ तौर पर एक बहुत मजबूत बेस जो है वो केजरीवाल के लिए बना रही है। की चीज अफोर्ड कर सकती है हवाई फायर करने का, और जो इस्टेब्लिश भी हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन जो डिफेंस का वकील है वो ये सब नहीं कर सकता। उसके पास तो दो ही तरीके के एविडेंस है। एक एविडेंस जो उसके पास जो तमाम 8-9 सम्मन आए, समय समय पर उसके सम्मन आए, तो वो एक क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट डिस्कस कर रहे हैं। कानून की भाषा में आप कहें कि पहला सम्मन इस तारीख को आया, 9वां सम्मन इस तारीख को आया, और इन सम्मन्स के जवाब में हमने ईडी से पूछा कि आप हमें किस हैसियत से बुला रहे हैं, आप हमें आरोपी की हैसियत से बुला रहे हैं, आप हमें गवाह की हैसियत से बुला रहे हैं, किस हैसियत से बुला रहे हैं। तो वो पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी जिसको कहते हैं वो इवेंट कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। और बेसिकली उनका पॉइंट एस्टेब्लिश करने का ये है कि देखिए लास्ट सम्मन तक भी मुझे एक्यूज नहीं बताया गया, और ऑल ऑफ ए सडन 16 मार्च का सम्मन था और 21 मार्च को मुझे अरेस्ट कर लिया गया। तो वो अपने डिफेंस को और सॉलिडिफाई कर रहे हैं कि इवेंट जो ईडी ने जो ये गिरफ्तारी का आधार बनाया है, इट हैज कम फ्रॉम समवेयर। ये वैसे नहीं है, न्याय सम्मत नहीं है कि जब मुझे 9 सम्मन्स में बुलाया गया तब तो मुझे एक्यूज नहीं कहा गया। ऑल ऑफ ए सडन ऐसा क्या हुआ, क्या इनको आकाशवाणी हुई या इनके पास ऐसे क्या साक्ष्य आ गए जिसमें इन्होंने मुझे गिरफ्तार करने का फैसला कर दिया। ये जो पॉइंट है ये सबसे सॉलिड पॉइंट है इस केस के अंदर। पहला है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, और दूसरा ईडी की इस तरह की जल्दबाजी विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। आगे आप देखेंगे जब वो इसमें आर्ग्यू फर्दर करेंगे कि ये जो गिरफ्तारी है इट हैज कम फ्रॉम समवेयर। ये क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट इसीलिए बताई जा रही है। तो इस सारे केस के अंदर ईडी अब मुझे लगता है उसको अब इसका जो अब ये लॉ पॉइंट्स जो रख रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उसका जवाब मुझे लगता है और ज्यादा मुश्किल ईडी के लिए हो जाएगा।
जी, क्या हेमंत क्या अमलेंदु जी ये उस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है कि ये स्टैब्लिश करने की कोशिश कि ये पूरा का पूरा राजनीति से प्रेरित है और उसके साथ साथ ये समन पहले दिए गए तब तक वो अक्यूज नहीं थे और उसके बाद कैसे इलेक्शन से चंद दिन पहले उनकी गिरफ्तारी की जाती है। ये बातें पहले भी अभिषेक मनु सिंह भी कर चुके हैं, हमने देखा था जब उन्होंने दलीलें पेश की थी और लग रहा है कि एक बार फिर से वही बातें दूसरे तरीके से ही सही, लेकिन अगर इसका लुबे लुबाब समझे तो वो यही कहा जा रहा है। बिल्कुल बुशरा जी, देखिए आप, हम लोग लगातार जब बात कर रहे हैं इस पे केस पे, और मैं लगातार एक बात कहता रहा हूं कि भाई 21 मार्च को जब ईडी ने गिरफ्तार किया, उस दिन 21 मार्च को ही हाई कोर्ट में सुनवाई थी अरविंद केजरीवाल की याचिका पे कि इस सम्मन को निरस्त किया जाए। उस पर ईडी ने हाईकोर्ट में खड़े होकर के कहा कि हमें इनको गिरफ्तार नहीं करना है, हमें इनसे सिर्फ पूछताछ करनी है, हमें इनसे सिर्फ पूछताछ करनी है, गिरफ्तार नहीं करना है। ये आपने दोपहर में 3 बजे खड़े होकर के हाई कोर्ट में आपने कहा, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की वो याचिका निरस्त हो जाती है कि भाई इन्हें आपको गिरफ्तार नहीं करना, आपसे पूछताछ करनी है, आप जाइए समन पे जाकर के। अरविंद केजरीवाल का ठीक है, हम आदेश का पालन करेंगे। अरविंद केजरीवाल घर आते हैं और ईडी वहां से निकलती है, हाई कोर्ट से निकल के अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच जाती है, जाके गिरफ्तार कर लेती है। तो हमने लगातार सवाल ये उठाया था कि भाई जब आप हाई कोर्ट के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि आपको गिरफ्तार नहीं करना है, सिर्फ पूछताछ करनी है, तो 3 घंटे में या 2 घंटे में ऐसे कौन से साक्ष्य आपके पास आ गए कि आपने अरविंद केजरीवाल को जाकर के गिरफ्तार कर लिया? छोड़ दीजिए कि आपने कौन सा समन दिया था, 16 मार्च का था, कब का था, अरविंद केजरीवाल पहुंचे कि नहीं पहुंचे, उन्होंने आपके निगलेक्ट किए, सारी बातें छोड़ दीजिए। आपने खुद खड़े होकर के हाई कोर्ट में कहा कि आपको इनको गिरफ्तार नहीं करना है और आपको इनसे सिर्फ पूछताछ करनी है। आपने सिर्फ ये कहा कि हमें इनसे कुछ जानकारी लेनी है। तो आखिर आपको कौन सी जानकारी मिल गई जो आपके पास आ गई बिना अरविंद केजरीवाल से पूछे हुए, जो आपने उनको गिरफ्तार कर लिया? यही सवाल बुशरा जी आज जाकर के अभिषेक मनु सिंघवी ने ये बात उठाई है कि भाई आपने जब मुझको गिरफ्तार किया तो आखिरी समय आपका 16 मार्च का था, तब तक मैं ना आरोपी था ना मैं उसमें गवाह था, फिर आपने मुझे गिरफ्तार क्यों किया? आपके पास क्या चीज़ें आ गई? और जो चीज़ें आप यहाँ पेश कर रहे हैं, जिस बयान को आप पेश कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि ये खर्चा हुआ या कुछ हुआ, ये सब जुलाई 2023 से पहले की सारी चीज़ें हैं। यानी जुलाई 2023 से लेकर के 21 मार्च 2024 तक आपके पास कुछ नहीं था जिसमें मैं आरोपी हूं या मेरे खिलाफ कोई साक्ष्य हो, और आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया। तो आप मुझे बताइए आपने गिरफ्तार क्यों किया? यहीं पे आकर के बुशरा जी ईडी बुरी तरीके से फंस रही है और ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये पूरा पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस है। ये केस कहीं नहीं है, ये ठीक कोयला घोटाले की तरीके से ये केस है। जिस तरीके से वहाँ भी जो था वो हवा में काट दिया गया था सूत, यहाँ भी हवा में सूत काटा जा रहा है बुशरा जी। जी बिल्कुल, और देखिए वो दिख भी रहा है। यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी जो है उन्होंने कहा कुल 15 लोग मैंने हवाला ऑपरेटर्स को शामिल किया, 15 लोग, यानी कि अंग्रेजी में कह रहे हैं टोटल 15% आई हैव इंक्लूडेड हवाला ऑपरेटर्स ऑल्सो। और ये कह रहे हैं ये सारे सबूत अगस्त 2023 से पहले के हैं। केजरीवाल में नया क्या है, यानी कि उनके मामले में नया क्या है? एसजी ने कहा कि जब वो इस तरह की दलीलें देते हैं तो मुझ पर दबाव बना रहे हैं, दबाव डालते हैं। फिर जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि अगर ये गलत है तो ये उनके खिलाफ जाएगा। और उसके बाद तुषार मेहता अब इसमें पिक्चर में आ रहे हैं, और तुषार मेहता और अभिषेक मनु सिंघवी एक तरह के एक आर्ग्यूमेंट में कोर्ट में इंगेज होते हुए नजर आए। और फिर जस्टिस खन्ना को यहाँ कहना पड़ा कि यू डोंट एड्रेस ईच अदर, यानी कि आप एक दूसरे को बात मत करिए बल्कि एड्रेस अस, यानी कि बेंच को एड्रेस करिए आप। तो ये आर्ग्यूमेंट जो है वो हीटेड होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। क्या हेमंत जी? इसलिए क्योंकि जो दलीलें पेश की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं इस केस को कमजोर कर रही हैं, ईडी के केस को कमजोर कर रही हैं। और यही वजह है कि अब तक एएसजी थे, अब तुषार मेहता भी इसमें आ गए हैं। तुषार मेहता जो है वो सीधे सीधे उनका आर्ग्यूमेंट उनके साथ हुआ सिंघवी का, जिसमें जस्टिस खन्ना को आना पड़ा। उनको कहा कि हमारी बेंच को एड्रेस करिए, एक दूसरे को एड्रेस मत करिए। और एएसजी कह रहे हैं कि ये इस तरह की बातें उनके ऊपर एक दबाव बनाने की तरह है। बिल्कुल बुशरा जी, मैं तो हकीकत में कहूं तो मैं इंतजार कर रहा था अभी तक कि तुषार मेहता अभी तक आए क्यों नहीं। जिस तरीके से फायरिंग लाइन के अंदर ईडी कंप्लीटली है और जो एएसजी है वो उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे, तो मुझे लग रहा था कि सरकार का सबसे टॉप फायर फाइटर तुषार मेहता अभी तक इस केस की उसमें आया क्यों नहीं, जबकि आर्गुमेंट कंक्लूड होने वाले हैं। तो फाइनली आ गए हैं तुषार मेहता, और वो अब इस केस को जिस तरीके से वो करते हैं, बेसिकली उनका खड़े होना ही एक तो उसका मेरिट है। दूसरा, जो अभिषेक मनु सिंघवी, ही इज ए मच सीनियर पर्सन, ही हैज ए वास्ट एक्सपीरियंस विद हिम, और उनका पास इस तरह के केसेस और सरकार से लड़ने का लंबा चौड़ा तजुर्बा है। उन पे किसी की कोई सॉलिसिटर जनरल हो या कोई एएसजी हो, उनको कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। सीनियर एडवोकेट्स को, इस तरह के जो कपिल सिब्बल हुए, ये लोग हुए, ये केवल मेरिट वाले ही लोग हैं।
तो बेसिकली अब क्या है कि तुषार मेहता के आने का मतलब ये है कि अब फाइनल कंक्लूजन की तरफ केस जा रहा है, आर्गुमेंट्स जा रहे हैं, और इसमें जो भी चीज ये हीटेड एक्सचेंज और भी बढ़ सकता है। कारण क्या है कि एक तरफ वो कॉन्फिडेंट है, अभिषेक मनु सिंघवी अपनी क्रोनोलॉजी, अपने फैक्ट्स, अपनी मेरिट्स को लेकर 100% कॉन्फिडेंट है। ईडी अंदर से शैटर्ड है, वो हिली हुई है, उनको लग रहा है कि यू आर ट्राइंग टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल। ये है वो पेज जिसके कारण जो ये आपस के जो ये है हीटेड एक्सचेंज ये और भी बढ़ेंगे। और अल्टीमेटली क्या है कि बेंच ने जब ये कह दिया, एक इशारा बेंच ने भी किया जिसका आपने जिक्र किया कि आप हमें एड्रेस कीजिए और जो कुछ ये हो रहा है हम देख रहे हैं, इट विल बी रिकॉर्डेड। इसके मायने हैं, ये कोई भी शब्द बिना मायने नहीं है। और तुषार मेहता का आना अपने आप में एक फायर फाइटिंग का एक निर्णायक प्रयास कह सकते हैं आप, एक आखिरी प्रयास कह सकते हैं कि वो सरकार की तरफ से, ईडी की तरफ से एक फाइनल पंच देने की कोशिश करें कि नहीं नहीं साहब ये ऐसा नहीं, ऐसा है। लेकिन अब क्योंकि कंक्लूडिंग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं आर्गुमेंट्स, तो मुझे लगता है दिशा पकड़ चुकी है और ऐसी कोई चीज नहीं है जो एएसजी ना बता पाए हो और तुषार मेहता कोर्ट को बता पाए, कम से कम इस केस के खिलाफ। जी बिल्कुल। और आज के लिए भी एसजी के लिए कहा गया था कि 15 मिनट का आपको वक्त मिलेगा, लेकिन अच्छा खासा वक्त उन्होंने, लगभग पौन घंटे से ज्यादा का वक्त उन्होंने लिया। और उसके बाद लग रहा था कि शायद जब अभिषेक मनु सिंघवी अपनी बातों को यहाँ पर रखेंगे, तो उन्होंने कहा था कि तथ्यों पर आधारित अपनी बातों को रखिएगा, तो उसी तरह से वो बातें यहाँ रखते हुए नजर आ रहे हैं। लग रहा था कि बहुत ज्यादा वक्त शायद वो नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पर लग रहा है ये मामला लंबा खिंच रहा है, क्योंकि लगातार ये 7वीं बार, जिस तरह से हम लगातार आपको तमाम चीजें बता रहे हैं, 7वीं बार इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में जो बहस हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में तमाम बातों को यहाँ पर रखा जा रहा है। एक बात को कई बार भी यहाँ पर रखा जा रहा है, रिपीट हो रही हैं बातें। और अभी तक अगर हम कहें तो अभिषेक मनु सिंघवी तमाम बातें, एक तरह का एक पूरा वो सिनेरियो बना रहे हैं, एक पूरी पिक्चर, एक बड़ी पिक्चर पेश कर रहे हैं कि कब कब कैसे कैसे क्या क्या हुआ और कैसे इलेक्शन से जस्ट पहले एक निराधार एक मामले में उनके मुवक्किल को, उनको गिरफ्तार किया गया, यानी अरविंद केजरीवाल को, उनको जेल भेजा जाता है। और ये पूरा का पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है, ये बात बहुत बार कह चुके हैं अभिषेक मनु सिंघवी। और अभी भी जिस तरह की वो दलीलें दे रहे हैं, उसका एक लुब्बे-लुबाब यही समझा जा सकता है, क्योंकि वो ये तरह का ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस किस डेट में क्या क्या हुआ और कैसे 5 दिन पहले फिर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है। हाई कोर्ट में ईडी ये कहती है कि हमारा मकसद उनको गिरफ्तार करना नहीं है, और फिर उसके बाद आप ये देखिए कैसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है। ये पूरा मामला आपको पता है एक लंबे वक्त से चल रहा था। इसी केस में मनीष सिसोदिया भी जेल में गए, इसी केस में संजय सिंह भी जेल में, मनीष सिसोदिया तो जेल में हैं, संजय सिंह जेल में गए और अभी वो रिहा हैं, और केजरीवाल अंतरिम जमानत पर हैं। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी मनी ट्रेल साबित नहीं हो पाई है, जिस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ केजरीवाल को सेंटर में रखकर पूरे इंडिया गठबंधन को भ्रष्टाचारी बताकर वो जी अमलेंदु जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, जब दोनों में बहस होने लगी, सिंघवी में और तुषार मेहता में, तो जस्टिस खन्ना ने उस पर पूछा कि भाई एक तो कहा कि आप एक दूसरे को संबोधित नहीं कीजिए, हमसे संबोधित कीजिए, यानी आप कोर्ट से बात कीजिए, आप एक दूसरे को मत कीजिए। फिर जस्टिस खन्ना ने पूछा कि सिसोदिया का जो फैसला था उसके बाद क्या मटेरियल है, तो इस पर एएसजी ने कहा कि मैंने लिखित निवेदन दिया है, हमें केजरीवाल और हवाला ऑपरेटरों के बीच की चैट मिली है। अब ये नई चीज़ लेकर के तुषार मेहता आ गए एसजी कि साहब हवाला के जो ऑपरेटर हैं और जो अरविंद केजरीवाल उनके बीच की चैट मिली, यानी जो मनी ट्रेल की बात आ रही थी ना कि मनी ट्रेल कहाँ है, सबूत क्या है, तब वही लेकर के आए। तो इस पर जो थे वो सिंघवी ने उनसे पूछ लिया कि भाई ये बताइए, ये जो आप शोषा लेकर के आए हैं ये कोर्ट के लिए है या मीडिया के लिए है? यानी ये आपके पास जो आप बात कर रहे हैं ये कोर्ट के लिए है या मीडिया के लिए? और आप आज तक इस बात को दबाए हुए थे। फिर सिंघवी ने कहा कि ये अंतिम समय में संदेह पैदा करने के लिए है, ये निष्पक्षता नहीं है। ये बात आप शुक्रवार को आज 3:30 बजे कह रहे हैं। फिर एसजी हैं उन्होंने उसका जवाब दिया। फिर सिंघवी ने कहा कि बहुत सुविधाजनक, ऐसा लगता है कि मार्च से लेकर आज तक ये बहुत से सारे सबूत दबा रहे थे। फिर सिंघवी ने कहा कि 1.5 साल से अधिक के समय तक उन्होंने जांच की, केजरीवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अगर आपके पास सबूत थे कि केजरीवाल से और चैट हुई है हवाला ऑपरेटर्स की, तो आपने 1.5 साल तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जुलाई अगस्त 2023 में ईडी के पास जो सामग्री थी उसके आधार पर गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये अभिषेक मनु सिंघवी ने अभी कहा है।
जी बिल्कुल। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो लास्ट मोमेंट पे, जैसे अभी हेमंत जी आप इशारा कर ही रहे थे कि जब ईडी फंसती हुई नजर आ रही है, यानी एसजी, तो एसजी का आना आप सोच रहे थे क्यों नहीं आया, वो आ गए और लास्ट मोमेंट पे वो सोच रहे हैं कि कोई तुरुप का इक्का लेकर आए हैं वो, और उन्होंने वो यहाँ पर वो बात कही है कि दिस इज टू, यहाँ पर सिंघवी ने फिर कहा दिस इज टू क्रिएट डाउट एट द लास्ट मिनट, ही इज नॉट बीइंग फेयर, ही सेज दिस एट 4:30 ऑन फ्राइडे, यानी 4:30 बजे जब आप सारी चीजें कंक्लूड हो रही हैं, तमाम बातें हो गई हैं, तब आप ये बात कह रहे हैं, यानी कि अब तक क्या आप सोए हुए थे, एक तरह से यही अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है। हेमंत जी, राहत ना मिले, जब कोई आपको रास्ता ना मिले तो आप कंफ्यूजन क्रिएट कर दीजिए। ये टिपिकल स्टाइल होता है जो बड़े वकील होते हैं, वो जब ये है कि उनको कोई रिलीफ ना मिलता दिखे तो उसमें मैस क्रिएट कर दीजिए। उनको ये भी पता है कि बेंच अब छुट्टी पे जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां होने जा रही है गर्मियों की, उनके पास सीमित समय है। तो जो अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे कि आप सुबह से एएसजी 2:30 बजे से आर्ग्यू कर रहे थे, 50 मिनट उन्होंने आर्ग्यू किया, 50 मिनट उस आर्ग्यूमेंट के बाद अब ये पता लगा आपको कि हवाला डीलर्स के साथ आपकी चेन मिल गई, ट्रेल मिल गई। तो ये सारा बेसिकली वही खेल है जो स्मार्ट गेम जिसको बोलते हैं हम, कि जो एसजी आए तो एसजी खाली नहीं आएंगे, वो कुछ न कुछ करेंगे और वो ऐसा करेंगे जिसकी कोई डिफेंस ना हो। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि अभिषेक मनु सिंघवी खड़े हैं, वो सीधा सीधा उनसे एक ही सवाल, जैसे उन्होंने पूछा कि आपको 4:30 बजे ये याद आया, और ये भी होगा अल्टीमेटली कि बेंच ये भी कह देगी कि ले आइए आप कौन सी ट्रेल मिली है आपको हवाला डीलर्स की। फिर आप देखेंगे कि ईडी फिर आप वो बंगले जागती दिखाई देगी। सवाल ये नहीं है, सवाल बेसिकली क्या है कि अगर हवाला डीलर्स का कोई लिंक मिल गया था तो आप ये मान के चलिए बुशरा जी, प्रोफेशनली स्पीकिंग, आज का आर्गुमेंट तो शुरू ही वहां से होना चाहिए था फिर तो, कि देखिए साहब ये जो कुछ भी कह रही है गलत है और ये हवाला डीलर्स की ये सारी की सारी ट्रेल मिल गई है। तो ये लास्ट मिनट जो एक होता है ना चांस लेने वाली बात, वो है। दूसरा एक मैं छोटी सी करेक्शन करना चाहूंगा, अमलेंदु जी जो बता रहे थे, हाई कोर्ट में जब ये कहा गया कि ईडी ने कहा कि पूछा गया कि आप अरेस्ट करेंगे इनको, तो उन्होंने कहा कि हम अरेस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी अरेस्ट कर सकते। एक लाइन में छोटी सी करेक्शन अमलेंदु जी को ये याद दिलाना चाहूंगा कि शायद ऐसा किया गया था जब बार बार ये कहा गया कि आप अरेस्ट करेंगे, उन्होंने कहा कि हम अरेस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, यानी कि उनको कोई इस तरीके का ठोस आश्वासन नहीं था कि गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, ना उसमें इस तरह की कोई रोक थी। ये एक थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए मैं बात करना चाह रहा हूं। जी बिल्कुल। और लगातार जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, और लास्ट जो आर्ग्यूमेंट अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दिया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि 1.5 साल से अधिक समय तक उन्होंने जांच की, केजरीवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जुलाई अगस्त 2023 में ईडी के पास जो सामग्री थी उसके आधार पर गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी, तो आखिर फिर बाद में उसकी जरूरत कैसे पड़ गई और कैसे फिर गिरफ्तार किया गया। और जो बात अभी यहाँ पर एसजी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस हवाला कनेक्शन की वो बात कर रहे हैं, जिस ट्रेल को वो यहाँ पर कहने की बात कह रहे हैं, ये बात तो सबसे पहले अगर ऐसे एविडेंस थे तो सबसे पहले एसजी को इस बात को रखना चाहिए था, या एसजी को इस बात को सबसे पहले रखना चाहिए था, वहां तो उनका केस सबसे मजबूत हो जाता, फिर तो आगे उन्हें तमाम आर्ग्यूमेंट्स देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आप ये सिद्ध कर रहे हैं, और आप सिद्ध कर रहे हैं यानी कि इसी बिना पर आपने गिरफ्तारी की है, यानी कि साफ तौर पर है कि आप लास्ट मोमेंट पर एक शगुफा छेड़ रहे हैं ताकि ये मामला आगे तक चले, और ये मामला आगे तक जाकर कहीं ना कहीं ये इलेक्शन तक इस मामले को आप पूरा खींच दें, ताकि किसी भी तरीके का फायदा इंडिया गठबंधन अरविंद केजरीवाल को इन इलेक्शंस में ना मिल जाए। ये साफ तौर पर लग रहा है। अमलेंदु जी, क्या यही आपको लग रहा है जो मैं कह रही हूँ? नहीं, बिल्कुल पूरी प्लानिंग जो है वो यही है कि किसी भी तरीके से इसको केस को खींचा जाए और छुट्टियों पर चली जाए कोर्ट, उसके बाद फिर ये बेंच इस मामले को नहीं सुन पाए। कुल मिला के पूरी जो है वो इसी पे जो है वो ईडी का ध्यान केंद्रित है कि मतलब ये अगर मान लीजिए फैसला आ जाता है, आज आ जाता है, हालांकि आज संभावना नहीं है फैसला आने की, लेकिन अगर सोमवार को भी आ जाता है इस पर कोई फैसला, या मंगलवार को इस पर कोई फैसला आ जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ पूरा का पूरा नैरेटिव जो है वो ज़बरदस्त तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। तो इसलिए अब इसमें नई नई चीज़ें लेकर के आई जा रही हैं, और जो अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि भाई आप 1.5 साल तक दबाए बैठे रहे और अब आप बता रहे हैं कि आपके पास कोई सबूत है, तो ये किस लिए? तो ये कुल मिलाकर के यही इस तरीके की समझा जा सकता है कि किसी भी तरीके से जो है वो मामले को लिंगर ऑन किया जा सके, ताकि अदालत जो है किसी कंक्लूजन पे पहुंचने ना पाए। हालांकि मुझे लगता है कि अदालत को कहना चाहिए था एजी से कि भाई आपकी दलील पूरी हो चुकी है, आपका समय ख़त्म हो गया है, आपकी बात हम सुन चुके, अब हम दूसरे पक्ष की बात सुन रहे हैं। अगर आपको कुछ कहना था तो आपको पहले कहना चाहिए था। भाई जब आपके वकील दलील दे रहे थे, आपको जब समय दिया गया था 15 मिनट का, आपने उस समय क्यों नहीं बताया अदालत को? अब आप जो है दूसरे के आप बीच में, इसका मतलब ये साफ समझा जा सकता है, मंशा भी समझी जा सकती है। और अगर आपके पास सबूत है तो दिखाइए पर्चियाँ, आप लेके आए होंगे ना, फिर आपके पास सबूत है दिखाइए पर्चियाँ, वो आपके पास हवाला ऑपरेटर से चेक की क्या पर्चियाँ हैं, तो वो
ये कुल मिलाकर लिंगर ऑन करने की कोशिशें एक तरीके से है बुशरा जी। जी बिल्कुल। और यहाँ पर सिंघवी ने शरत रेड्डी का जिक्र किया, चुनावी बॉन्ड का यहाँ पर जिक्र किया, इलेक्टोरल बॉन्ड का। उन्होंने ये भी कहा कि पीठ के दर्द की वजह से जमानत उसको दे दी जाती है शरत रेड्डी को, और उसके बाद ईडी कोई इसका विरोध नहीं करती है। उनका ये कहना है कि क्या वो वाकई में इतना भरोसेमंद है कि उसकी वजह से सलाखों के पीछे केजरीवाल को डाल दिया जाए। अब वो बात यहाँ पर फिर आगे विजय नायर की कर रहे हैं। सिंघवी ने कहा कि उनके पास विजय नायर के खिलाफ मामला है। उन्होंने केजरीवाल को ये कहते हुए फंसा लिया कि वो मेरे सहयोगी थे, यानी कि विजय नायर उनके सहयोगी थे। और सिंघवी यहाँ पर फिर यहाँ पर आगे बात वो कह रहे हैं कि ही इज एन IT कंसल्टेंट, ही यूज्ड गेस्ट रूम फ्रिक्वेंटली, यानी कि जिसका जिक्र था कि वो फ्रिक्वेंटली उनका गेस्ट रूम जो है वो यूज करते थे। नॉट अ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अबाउट एक्यूज एक्साइज पॉलिसी, ED इज प्रिज्यूमिंग विजय नायर रिपोर्टेड टू मी, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आर क्लोज एसोसिएट। तो यहाँ पर वो तमाम बातें विजय नायर जो कि उनके एसोसिएट रहे उससे रिलेटेड यहाँ पर कही जा रही हैं। और फिर जस्टिस खन्ना ने कहा है कि इन सारे मामलों में हम नहीं जा सकते हैं, यानी कि क्योंकि ये मामले पहले, ये तमाम बातें पहले भी रखी गई हैं और यही तमाम मामले फिर से यहाँ पर रखे जा रहे हैं। ये अब यहाँ पर मामला जो है वो जस्टिस खन्ना ने यहाँ पर कहा है, यू कैंपेन इन गोवा एंड स्टेड एट द होटल। यहाँ पर सिंघवी ने फिर बात यहाँ पर की है कि बिल जो है वो पे किए गए हैं 1 लाख और समथिंग। जस्टिस खन्ना ने फिर यहाँ पर कहा है, नॉट द हवाला ऑपरेटर्स, द हवाला ऑपरेटर हैज नॉट पेड। तो ये तमाम बातें जो कही जा रही हैं हेमंत जी और अमलेंदु जी, ये तमाम दलीलें ये पहले भी बातें कही जा चुकी हैं, ये बातें फिर से यहाँ पर एक तरह से रिपीट होती हुई नजर आ रही हैं हेमंत जी। यही तमाम बातें, चाहे वो होटल के बिल की हो, गोवा के इलेक्शन की हो, चाहे विजय नायर की बात हो, शरत रेड्डी की बात हो, एक तरह से इसको रीइंस्टेट किया जा रहा है यहाँ पर। जी एक बहुत ही साधारण भाषा में अगर आप बात करें, लेमन की भाषा में आपके दर्शकों के लिए, तो केवल 2 लाइन की बात है। ये सारी जो तथ्य रखे जा रहे हैं ये ट्रायल का विषय है, ये गिरफ्तारी का विषय नहीं है। आज की तारीख में बहस सुप्रीम कोर्ट किस बात पर सुन रहा है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है इस केस में, उसका आधार कानूनी है या गैर कानूनी, केवल इतना आर्गुमेंट इस पे। इसमें बाकी सारी चीजें कंफ्यूजन के लिए लाई जा रही हैं। नेम ड्रॉपिंग क्यों की जा रही है? ताकि अदालत उस केस को खारिज करने से डरे। कारण क्या है कि हवाला ऑपरेटर्स का नाम, हवाला डीलर्स का नाम जब उस तरह खींची जाती है तो जुडिशरी भी कहीं ना कहीं रिलीफ देने में 4 बार सोचती है। तो ये एक आखिर जिसको कहते हैं ना आखिरी प्रयास है। जितनी भी ये बातें हैं कि पर्ची मिल गई, फला मिल गया, ये मिल गया, ये सारे ट्रायल के विषय हैं और ये एंड में नहीं आते, ये बिगिनिंग में आते हैं। अगर ये इस तरह के सॉलिड इनके पास एविडेंस थे तो अब एक लास्ट डिच एफर्ट हो रहा है कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को रिलीफ ना मिले, जो कि अदालत की जो अब तक की कार्रवाई है उसमें यह लग रहा है कि ईडी जस्टिफाई नहीं कर पाई है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून सम्मत थी या उसके जो ग्राउंड के अरेस्ट के ग्राउंड थे वो कानूनी थे। इस बात पर फंसे हुए हैं और उसका ये मानते हैं कि क्योंकि टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, चुनाव के 3 फेस बचे हुए हैं, उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर गिरफ्तारी अवैध घोषित कर दी गई तो पूरे इंडिया अलायंस को एक इतना बड़ा हथियार मिल जाएगा कि बीजेपी को डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। जो आज ईडी की स्थिति है सुप्रीम कोर्ट में कि दे आर ट्राइंग टू डिफेंड द इंडिफेंसिबल, सेम विल बी द केस विद एनडीए गवर्नमेंट कि वो इसको जनता के बीच में कैसे डिफेंड करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। तो अब जो जितनी भी बातें इधर उधर की जा रही हैं वो केवल ध्यान भटकाने के लिए और रिलीफ को रोकने के लिए की जा रही है। ये सारे ट्रायल के विषय हैं। यहाँ की बहस का विषय केवल इतना है कि जब आपने केजरीवाल को गिरफ्तार किया, आपके पास आधार था या नहीं था, आपने कानूनी औपचारिकताएं पूरी की या नहीं की, केवल इतनी सी बात। बिल्कुल। और अमलेंदु जी, यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी ने फिर शरत रेड्डी का जिक्र करते हुए कहा है कि चलो आप उन्हें छोड़ दीजिए, गिरफ्तारी के आधार में किसी अन्य के बयान का उल्लेख तक भी नहीं किया गया है, बिना किसी पूर्वाग्रह के ये एक विद्यात्मक अपराध है। गिरफ्तारी की तिथि तक केजरीवाल पर किसी भी तरह का कोई अपराध या आरोप नहीं है। ये यहाँ पर बात अभिषेक मनु सिंघवी यहाँ पर रख रहे हैं। और शरत रेड्डी का जिक्र उन्होंने कहा कि क्योंकि जस्टिस खन्ना ने कहा कि उस मामले में आप ना जाएं, तो उन्होंने कहा कि लीव असाइड शरत रेड्डी, लेकिन उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि कोई और बयान जो है वो इस तरह से सामने नहीं है जिसके बारे में ये कहा जा सके कि उसको आधार बनाकर गिरफ्तार किया गया है। तो यहाँ उस पूरे मामले को किधर जाता हुआ आप ये देख रहे हैं कि आपको लग रहा है अभी आज तो नहीं लग रहा किसी भी कीमत पर
कि इस मामले पर किसी भी तरह कोई फैसला आएगा, लेकिन फैसला सुरक्षित आज जरूर रखा जा सकता है। और उसके बाद मुझे लग रहा है कि आज जो पूरी बहस है उसको क्लोज कर दिया जाएगा। ये लग रहा है कि आज इसको क्लोज कर दिया जाएगा, तमाम दोनों तरफ से जरे बहस करके, और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया जाएगा। क्या आपको भी ऐसे ही लग रहा है? मुझे लग रहा है कि बुशरा जी की अभिषेक मनु सिंह भी चाहते हैं कि शायद सोमवार को बहस और कर ली जाए, चूंकि मुद्दे पे जो है बात कायदे से हो। चूंकि जब जस्टिस खन्ना ने उनसे पूछा कि हम मनीष सिसोदिया के फैसले के बाद और केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले का कोई बयान चाहते हैं और हम इसे फाइलों में देखना चाहते हैं, तो इस पर अभिषेक मनु सिंह ने कहा कि जो धारा 70 है उसका इशू जो है उसको नहीं छोड़ा जा सकता है, जल्दबाजी में दिए गए फैसले के व्यापक प्रभाव हो सकते हैं। यानी जो धारा 70 है उसके तहत जो है इस पर, यानी जो लेके आ गई थी ना ईडी बीच में कि आम आदमी पार्टी को हम इसमें बनाने के लिए जा रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि इस पर भी चर्चा कर लीजिए, इसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद ये सोमवार तक जाएगी बहस, बुशरा जी, ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये मामला जो है थोड़ा लंबा खिंच सकता है, क्योंकि अभी भी तमाम बातें कही जा रही हैं अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, और उस पर लगातार एसजी तुषार मेहता भी अब इस पिक्चर में आ गए हैं। अब तक एसजी अपनी बातों को रख रहे थे, लेकिन अब तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो भी इस मामले में आ गए हैं, और अब वो भी अपनी बातों को रख रहे हैं। और यहाँ लगातार शरद रेड्डी से लेकर तमाम लोगों का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन अभी तक भी अगर हम इस पूरे केस को देखें, जितनी अब तक जुड़े बहस की गई है, जितनी बातें यहाँ पर ईडी के वकीलों की तरफ से रखी गई, यानी कि एसजी की तरफ से, एसजी की तरफ से रखी गई है, उसमें कहीं भी अभी तक मनी ट्रेल को साबित नहीं किया जा सका है। 100 करोड़ से 25 करोड़ तक मामला आ जाता है, लेकिन वो भी पैसे कैसे लिए गए, कहाँ लिए गए, कौन है वो लोग। और ये एक तरह का एक बड़ा सवाल ये है कि जो लोग आरोपी होते हैं, आप उनको अप्रूवर बना देते हैं, वो अप्रूवर किस तरह से फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को वो पैसे देते हैं। ये मामला तो बिल्कुल आईने की तरह साफ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पूरा मामला एक तरह से ड्रैग किया जा रहा है। इलेक्शन से पहले गिरफ्तारी, और इस मामले को इतना ड्रैग किया जाए कि कम से कम कुछ नहीं तो 25 तारीख तक ही, जब तक दिल्ली में इलेक्शन है या हरियाणा में इलेक्शन है, तब तक इसको डिरेल किया जाए, तब तक इसको बढ़ाया जाए, कुछ ना कुछ अड़ंगा लगाकर। ऐसा फिलहाल महसूस हो रहा है जिस तरह की बातें कही जा रही है, क्योंकि ये तरह की बातें हैं, ये दलीलें नहीं है हेमंत जी, ये दलीलें नहीं है, तथ्य नहीं है इसमें कहीं पर, वो बेस नहीं है जो एकदम से कहा जाए। हम जैसे लोग भी, आप तो कानून के जानकार हैं, लेकिन अगर मैं भी देखूं तो लगे अरे वाह, ईडी ने तो ये कह दिया, हाँ इसी बिना पर कहा गया होगा। ऐसे कोई चौंकाने वाली कोई बात अब तक हमारे सामने नहीं आई है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जो सुनी सुनाई बात एक तरह से जो कह देते हैं, वही यहाँ पर महसूस हो रही है। पकड़े, इसमें पूरा ईडी का जो खेल है उसको आपने पकड़ लिया है। किसी भी तरीके से येन केन प्रकरण, इस पूरी बहस को, इस पूरे जो ये चल रहा है सारा सुप्रीम कोर्ट में, इसका परिणाम, इसका फैसला 1 तारीख तक ना आए, बस 1 जून तक ना आए, उसके बाद ईडी को कोई परवाह नहीं है। उनकी मुख्य चिंता 3 फेज का बचा हुआ चुनाव है, इसीलिए वो इसको लिंगर ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि वो अपनी एक्शन को डिफेंड नहीं कर पा रहे, इसलिए कभी इधर कभी उधर, जैसा लगातार हम बात कर रहे हैं, जैसे उनके तर्क बता रहे हैं, जैसे उनकी जगह बता रही है, उनका केवल एक सूत्रीय एजेंडा ये है कि किसी तरीके से इस केस का फैसला, इस पे इतना लंबा लटका लो, इसको घसीटते रहो कि किसी तरीके से 1 तारीख तक फैसला ना आए, 1 को फाइनल पोलिंग हो जाए, उसके बाद कुछ भी होता रहे, उसके बाद ना ईडी को परवाह है ना केंद्र सरकार को परवाह है। फिर इसका नंबर आएगा, इस बात पे कोई बहस होगी तो दिल्ली विधानसभा के चुनाव में, वो 6 महीने बाद की बात है, तब तक जनता भूल भाल जाएगी। ये है पूरा खेल, इसको आपने बिल्कुल सही पकड़ के सही गेज कर लिया है। जी बिल्कुल, और ये साफ तौर पर दिख भी रहा है। और लगातार आप ये देखिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में थे तब भी वो घातक थे, जेल के बाहर आ गए हैं तो शायद और ज्यादा घातक हो गए हैं, क्योंकि जेल के अंदर थे तो सिंपैथी उनको मिल रही थी। देखिए हमारे नेता को जेल में डाल दिया है, और उसको पूरी तरीके से, मैं सही वर्ड का इस्तेमाल करूं तो, भुनाया है आम आदमी पार्टी ने। और आम आदमी पार्टी को ये बखूबी आता है, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा आता है कि कैसे भुनाया जाए। और आप देखिए तमाम तरह की चीजें, हनुमान मंदिर तक जाना, और कैसे उनकी वाइफ का सामने आना, उनके बयान, वो तमाम चीजें, सब कुछ ये दिखाता है कि सब कुछ साफ तौर पर ये दिखाता है कि कैसे ये पूरा का पूरा मामला किधर जा रहा है, और कैसे आम आदमी पार्टी को जब वो जेल में थे तब भी फायदा मिल रहा था, अरविंद केजरीवाल बाहर हैं तो वो जाहिर सी बात है डायरेक्ट कनेक्ट जो है वो हो पा रहा है उनका लोगों से, और ये साफ तौर पर दिख रहा है।
तो अभी की अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल ये पूरा मामला एक तरफ ईडी की तरफ से एसजी और एएसजी जो है वो अपनी बातों को यहाँ पर रख रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी भी यहाँ पर अपनी बातों को रख रहे हैं, और ये यहाँ पर ये देखना होगा कि क्या आज ये जिरह बहस जो है वो पूरी हो जाती है या फिर ये मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। अमलेंदु जी, कोई अपडेट आपके पास? एक तो एक खबर ये है कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल का नाम दर्ज कर लिया है, और एसजी मेहता जो है, एसजी मेहता वो अपने जो उनका रिटर्न सबमिशन है उस पर जो है क्लेरिफाई कर रहे हैं, और बेंच जो है वो अब जो केस फाइल किया गया है उसकी फाइलें जो है वो देख रही है इस समय। ये अभी इसकी इस समय बड़ी अपडेट है बुशरा जी। जी, तो अब फाइलें जो है वो देखी जा रही हैं, अरविंद केजरीवाल का नाम उसमें शामिल किया जा चुका है, और जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा मामला है। पूरा मामला सबकी निगाहें देश विदेश ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया की भी निगाहें इस पर लगी रही। हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है उसने इंटरनेशनल हेडलाइंस बनाई थी, और अब लगातार इस पूरे मामले की अगर हम बात करते हैं तो चाहे तमाम भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने में सम्मिलित कर वॉशिंग मशीन में धोकर चमकाकर उनको सफेद कुर्ता पजामा पहनाकर खड़ा कर दिया हो, लेकिन ये तमाम चीजें अब जनता तक पहुंच गई हैं। उनको साफ तौर पर लगता है, जब आप दिल्ली की जनता से पूछें या आप सड़कों पर जाएं, लोगों से बात करें, तो लोग साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये पूरे मामले जो है, जिस तरह से मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया या फिर दूसरे विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया, ये तमाम मामले पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और अगर ईडी को इस पर सफाई देने की जरूरत पड़े तो इस साफ तौर पर इसको अंडरलाइन करके आप पढ़िए कि ये मामला पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और यही आधार बनाकर लगातार अभिषेक मनु सिंह भी अपनी बातों को, अपनी दलीलों को यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। जमानत नहीं मांगी गई थी, उसके बाद भी जमानत उनको मिली, और आपने देखा कि इस पूरे मामले पर अमित शाह ने किस तरह से चिल्लाकर कहा कि 1 तारीख के बाद वो फिर से जेल में होंगे। तो जमानत जो मिली है उसको भी आप ये देखिए कि वो पचा नहीं पा रही है भारतीय जनता पार्टी, और क्योंकि अरविंद केजरीवाल बाहर आकर न सिर्फ अपने कैंडिडेट्स के लिए बल्कि इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली तक ही महदूद नहीं है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक वो जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इंडिया गठबंधन जो है वो जिस तरह से मजबूती से ये चुनाव लड़ रहा है, उसको किस तरह जजमेंट रिजर्व कर लिया है पीठ ने, जजमेंट रिजर्व कर लिया है। बड़ी खबर, जजमेंट रिजर्व कर लिया है पीठ ने। जी, तो वही बात जो हम कह रहे थे कि जजमेंट जो है वो आज रिजर्व कर लिया जाएगा, यानी कि दलीलें, बहस जुरे पूरी हो गई हैं, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब देखना होगा कि फैसला कब सुनाया जाता है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार इस मामले को लेकर जुड़े बहस हो रही थी। 7 बार इसको लेकर अलग अलग दिन जो है इसको लेकर तमाम दलीलें एएसजी, एसजी की तरफ से रखी गई हैं, और अब ये देखिए कि इस वक्त की अहम खबर की तमाम जुड़े बहस जो है वो पूरी हो गई है, मामले को सुरक्षित रख लिया गया है। कब इस पर फैसला सुनाया जाता है ये अहम है। हेमंत जी, कैसे देख रहे हैं अब आप इसको? अब यही महत्वपूर्ण पक्ष बुशरा जी बचा है कि देखिए अगला जो चुनाव फेज है, कम से कम उस तक तो ये चुनाव जो जजमेंट आज रिजर्व किया गया है, अगला वर्किंग डे भी अगर हम मान ले तो वो मंडे है, और शायद वो लास्ट वर्किंग डे है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट छुट्टियों पर चला जाएगा, और तब तक जो 5वें फेज का चुनाव है वो भी आपको पता है 20 तारीख को चुनाव हो जाएगा। 25 और 1 के चुनाव चरण से पहले क्या ये फैसला आता है या नहीं आता है, वो देखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आता है उसकी भी बियरिंग है पूरे चुनाव के आउटकम पर जो देश में होगा बाकी बची हुई सीटों पर, और नहीं आता है तो उसकी भी बियरिंग है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से बेंच ने प्रोएक्टिव होकर के सारे केस को सुना है, अर्जेंसी के आधार पर उसके तमाम समय दिया है उसको सुनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के पास इतना समय नहीं होता है, उसके बावजूद उन्होंने इसको अकोमोडेट करके प्रोएक्टिवली इसमें बहस सुनी है सारी चीजों में। तो मुझे लगता है कि 20 तारीख को ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि कोर्ट छुट्टियों में जाने से पहले, जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था जज ने कि हम जाने से पहले इसको सुन के निपटाना चाहेंगे, तो आज उन्होंने बहस पूरी कर ली है, और मंडे को हो सकता है फैसला आ जाए, क्योंकि उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पे चला जाएगा। तो अगले जो 6वें और 7वें फेज का चुनाव है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट हो सकता है अगर फैसला आता है। बिल्कुल अमलेंदु जी, फेवर में आता है फैसला तो उसके क्या इम्पैक्ट, और अगर फेवर में नहीं आता है तो उसके क्या इम्पैक्ट, क्या कैसे देख रहे हैं आप?
देखिए बुशरा जी, फेवर में आता है तो इसके इम्पैक्ट ये होंगे, अरविंद केजरीवाल के फेवर में आता है तो इसके जी 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 इम्पैक्ट सीधे जी सीधे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पड़ेंगे, उसका चुनाव बुरी तरीके से गिरेल हो जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सवालों के जवाब देना जो बहुत मुश्किल पड़ जाएंगे। हालांकि वो वैसे भी किन्हीं सवालों के जवाब नहीं देते हैं, एक तरफा वो जवाब मन की बात देते करते नहीं हैं, है। लेकिन वो मन की बातें भी जो है वो चल नहीं पाएंगी, चूंकि मन की बात करने का समय निकल चुका है और 4 जून के बाद उनको मन की बात करने का समय मिलना नहीं है, ऐसा समझा जा सकता है। और ये और पुख्ता हो जाएगा कि 4 जून के बाद प्रधानमंत्री की मन की बातें जो है जनता सुनना बंद कर देगी, इसका सीधा सीधा असर ये पड़ेगा। और अगर अरविंद केजरीवाल के प्रतिकूल इसका असर आता है तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दहाड़ के कहेंगे देखो हमने जेल भेजा था और हमको 5 साल का समय और दो, हम और लोगों को भी जेल भेजेंगे, तो इसका ये असर होगा। लेकिन जो अब तक की दलीलें सुनी गई हैं और जो पूरी बहस हुई है और जब 5 दिन तक लगातार इस पर जिस तरीके से बहस हुई है और जो अदालत ने जो इस पर सवाल उठाए हैं, उससे ये समझा जा सकता है बुशरा जी कि ये फैसला संभवतः अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आ सकता है, चूंकि जो कानूनी प्रक्रिया को लेकर के बातें की गई हैं और ईडी ने जिस तरीके की दलीलें पेश की हैं वो दलीलें कहीं भी कानून सम्मत मालूम नहीं पड़ती हैं। बाकी अधिवक्ता हैं, उनको अधिकार है किसी भी तरीके की दलील पेश कर सकते हैं। हालांकि जैसा कि अभिषेक मनु सिंघवी ने आखिर में उनसे पूछ लिया कि आप जो है दलील दे रहे हैं, ये जो बता रहे हैं ये कोर्ट के लिए बता रहे हैं कि मीडिया के लिए बता रहे हैं, तो यानी आप मतलब जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा भी उसी तरफ जाता है। अभिषेक मनु सिंघवी ने ध्यान आकर्षित किया कि ईडी का पूरा ध्यान जो है वो किस तरीके से है कि मीडिया में ये मुकदमा सुर्खियां बना रहे और मीडिया में अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से बदनाम किया जा सके और इंडिया गठबंधन पर इसका प्रतिकूल असर पड़े, इसके लिए ईडी ने सारी दलीलें रखी हैं। जबकि अदालत ने भी जो बार बार ये कहा कि आप जो बातें कर रहे हैं हम उस पर नहीं, हमारा जो मसला है वो ये कि धारा 19 के तहत आपको क्या अधिकार हैं और गिरफ्तारी के समय आपके पास क्या आधार था, हमको ये बताइए। मनीष सिसोदिया का जो फैसला आया उसके बाद और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बीच में क्या चीज़ें घटित हुई, हमको वो बताइए। ईडी इन सवालों के जवाब देने में असफल रही है और सारी बातें उन्होंने इधर उधर घुमाने की कोशिशें की हैं बुशरा जी। तो इसलिए हम ये समझ सकते हैं, हालांकि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर है कि वो फैसला क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं, लेकिन हम जो एक आशा कर सकते हैं और एक हम अंदाज लगा सकते हैं वो अंदाज ये लगा सकते हैं कि फैसला अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आने वाला है बुशरा जी। जी बिल्कुल। और पूरे की पूरी अगर हम तस्वीर देखें और अब तक की जितनी जड़े बहस देखें और जो दलीलें पेश की गई हैं और ईडी जिस तरह से लचर दलीलें अपनी पेश करती हुई नजर आ रही है, या कहें कि दलीलें ही नहीं पेश कर रही है, वो एक तरह की यहाँ ये हुआ होगा और वो हुआ होगा और ऐसा और वैसा, ये तमाम चीजें कोर्ट तो तथ्यों के आधार पर चलता है, सबूतों के आधार पर चलता है कोर्ट, और कोर्ट जो है उसी हिसाब से अपना फैसला देगा। वो साफ तौर पर लग रहा है कहीं ना कहीं ये तमाम बातें केजरीवाल के हक में जाते हुए नजर आ रही हैं और इसको एक तरह से जो अंतरिम जमानत मिली है वो भी इसको नजर में रखनी चाहिए और संजय सिंह को जिस तरह से बेल मिली है उसको भी एक तरह से नजर में रखना चाहिए। और आप ये देखिए कि हालत तो पहले से ही नरेंद्र मोदी की एक तरह से खस्ता है, क्योंकि आप ये देखें कि जिस तरह से वो मंदिर से लेकर तमाम चीजों की बातें लगातार कर रहे हैं, आज तो बुलडोजर तक वो लेकर आ गए। पहले बाबरी ताला लगवा रहे थे, अब बुलडोजर तक वो चलवाने की बात कहने लगे हैं कि कांग्रेस चलवा देगी। तो आप ये देखिए कि किस तरह से वो एक तरह से परेशान, बेहाल, बौखलाए हुए हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या कह दें और क्या ना कह दें। अब तो वो गाजा में वॉर तक रुकवा रहे हैं रमजान में। तो आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी हैं, वो क्या ना कह दें वो आपके सामने है ये। लेकिन ये मामला बेहद महत्वपूर्ण, जैसे ही इसको लेकर हमारे पास और अपडेट्स आएंगी कि कब आखिरी फैसला सुनाया जाएगा, हम आप तक वो अपडेट पहुंचाए जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस मामले में सुरक्षित फैसला रख लिया गया है। आज की महत्वपूर्ण अपडेट। अमलेंदु जी और हेमंत जी, आपका दोनों का ही बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप कार्यक्रम को शेयर करिए ताकि आसान भाषा में लोगों तक ये पहुंच पाए कि आज प्रोसीडिंग्स जो हुई